चलिए बच्चों, आज हिंदी का तीसरा क्लास है। इससे पहले वाले में दूसरी क्लास में हम आपको वर्ण के बारे में कुछ बात बताए थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि वर्ण दो प्रकार का होता है। एक आपका स्वर, दूसरा व्यंजन। इसमें हम आपको स्वर एवं स्वर के प्रकार जो कि तीन प्रकार होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। यहां तक हम आपको कंप्लीट जानकारी दे चुके हैं। आज हम आपको व्यंजन के बारे में चर्चा करेंगे। व्यंजन देखिए, सबसे पहले हमको यह प्रयास करना चाहिए कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी जो मूल हेडिंग या मूल जो हमारा शब्द होता है, उस शब्द से उसकी परिभाषा ज्ञात करनी चाहिए। उस शब्द से परिभाषा से तात्पर्य यह हुआ कि जैसे अगर हम इस व्यंजन शब्द को थोड़ा स्थायी होकर पढ़ें तो इसमें हमें प्राप्त होता है व्यंजन। व्यंजन से अभिप्राय मतलब व्यय, अर्थात इसमें एक शब्द, देखिए ये नियम के अंतर्गत तो नहीं आता, लेकिन इसे हम अपनी भाषा में याद करने के लिए सेट कर सकते हैं। तो इसमें से एक शब्द निकल के आता है व्यय। तो जब किसी शब्द में से व्यय शब्द निकल कर आता है तो हमें यह लगता है कि व्यय तो तभी होगा जब उसमें कुछ योग होगा। बिना योग का कोई व्यय नहीं होता है। जैसे कोई शब्द अगर हम ऐसा ले लें, रूढ़ शब्द, तो उसका व्यय नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अगर हम उसे व्यय करेंगे तो उसका शब्द नहीं निकलता है, अर्थ। तो यहां व्यंजन, अगर हम व्यंजन की परिभाषा निकालना चाहें तो जैसे स्वर की परिभाषा हम लोग लिए थे, स्वर, स्व धन र, स्व मतलब स्वतः, अर्थात ऐसे वर्ण जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के उच्चारित होते हैं, उन्हें हम लोग स्वर कहते हैं। इसी के तुलना में जो हमारा व्यंजन होता है, व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं। यहां देखिए, आपको एक विशेष जानकारी हम दे दें कि व्यंजन की परिभाषा किसी ने नहीं बताया। व्यंजन को बोलते कैसे हैं, उच्चारण कैसे करते हैं, यह बात बताई जाती है। जरा इसके पूर्व में जाके देखिए कि परिभाषा इसकी यह होती है कि व्यंजन वे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं या कह सकते हैं उच्चारण किए जाते हैं। बोले जाते हैं या उच्चारण किए जाते हैं। बोले जाते हैं या उच्चारण किए जाते हैं। यहां देखिए, विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे अगर इसमें हम एक वर्ण व्यंजन का क ले लें तो क जो हमारा है, इसमें क और अ, अर्थात इस क में अ स्वर का योग है। तो इसी के आधार पर यह कहा जाता है कि व्यंजन हमारे वे वर्ण होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। यहां व्यंजन को कैसे बोलते हैं, व्यंजन की परिभाषा में यह बताया जाता है। अगर हम वास्तविक व्यंजन की बात करें तो हमारा वास्तविक मतलब एकदम शुद्ध व्यंजन जो होता है वही व्यंजन होता है जिसके नीचे हलंत लगा हो, यह हलंत। लेकिन हमारे यहां इस व्यंजन को ज्यादा मान्यता प्राप्त है जिसमें हलंत नहीं होता, अर्थात ये जो हमारा क होता है। ठीक है, एक बार व्यंजन, ध्यान दीजिए आप लोग इस पर। एक बार हमारे यहां लोअर पीसीएस 2015 की परीक्षा में एक प्रश्न पूछ दिया गया था। देखिए, एक बात और बता दें हम आपको, थोड़ा सा हम कभी कभी टॉपिक से इधर उधर हो जाते हैं, उसके लिए क्या है कि मतलब प्रश्न जिम्मेदार होता है।
ये लोअर पीसीएस की परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ था कि व्यंजन और अक्षर में क्या अंतर होता है। अक्षर में क्या अंतर होता है, व्यंजन और अक्षर में क्या अंतर होता है, जाके देख लीजिएगा आप। ये 2015 की परीक्षा में आया हुआ है, 2015, ठीक है। उसमें हालांकि मैं यहां व्यंजन और अक्षर में अंतर बता रहा हूं, उसमें वर्ण पूछा था। तो उस दशा में अगर इस क को अक्षर की श्रेणी में रखा गया था, ये जो हमारा अक्षर है और यही जो हमारा ये क है, ये जो हमारा क है, ये व्यंजन की श्रेणी में आता था। ये क अक्षर और ये क व्यंजन। लेकिन इसी की तुलना में जब हमें व्यंजन की परिभाषा देनी होती है तो हम उसमें कहते हैं कि व्यंजन हमारा वह वर्ण होता है जो स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोल सकते। तो ध्यान रहे, जब हमें इस तरह से प्रश्न बनाकर प्रश्न पूछाएगा व्यंजन और अक्षर से संबंधित, तो ऐसी दशा में आप व्यंजन की श्रेणी में अगर लाना होगा तो आप उन्हीं वर्ण को लेंगे, उन्हीं वर्ण को लेंगे जिनके नीचे हलंत लगा रहेगा, हलंत लगा रहता है। देखिए एक बात और बता दें, हिंदी की एक अपनी विशेषता होती है। हिंदी जो होती है परीक्षा के आधार पर अपने प्रश्न के उत्तर को बदलती है। कोई सामान्य परीक्षा 10+2 देते हैं तो उसके हिसाब से हम ये नहीं कहते कि सभी प्रश्नों का उत्तर। कुछ हिंदी के ऐसे व्याकरण होते हैं जिसमें एक ही प्रश्न के कई उत्तर होते हैं। यह निर्भर करता है हमारे परीक्षा पर, परीक्षा से अभिप्राय यहां परीक्षा के स्तर पे, कि आप 10+2 स्तरीय परीक्षा दे रहे हैं कि स्नातक स्तरीय दे रहे हैं, किस परीक्षा में बैठे हुए हैं। सामान्य परीक्षा की बात करें तो हमारा ये क क्या हुआ, व्यंजन हुआ। अब आप इसमें बैठे हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि अब आपको कुछ विशेष प्रश्न को पूछा जाता है, इसलिए हमें हर परीक्षा के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जैसी स्थिति रहेगी वैसा करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं हम आगे। व्यंजन जो हमारा होता है, व्यंजन ये 3 प्रकार का होता है। देखिए हिंदी में एक प्रश्न हमारा प्रकार से बनता है, इसलिए आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि किसका कितना प्रकार है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो व्यंजन जो हमारा होता है 3 प्रकार का होता है, जिसमें नंबर 1 हमारा होता है स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन 3 प्रकार होता है। इसमें हम सबसे पहले स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है भाई, देखिए ध्यान दीजिए। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। देखिए जो व्यंजन का हमारा पहला प्रकार है स्पर्श व्यंजन, हम एक बात बार बार आपको दोहराएंगे कि जो नाम होता है, यहां पे देखिए जो नाम लिखा होता है, ये नाम मतलब किसी का नाम स्वर है, किसी का नाम व्यंजन है, किसी का स्पर्श है, किसी का नाम अंतस्थ है, किसी का नाम ऊष्म, किसी भी का कोई भी नाम हो, हमें सबसे पहले यह प्रयास करना चाहिए उस नाम के को ही जानते हैं तोड़ के उसकी व्याख्या किया जाए। देखिए सारा मूल्य हमारे उसी शब्द में छिपा रहता है। तो जैसे इसका नाम है स्पर्श, तो स्पर्श का मतलब होता है स्पर्श मतलब छूना। तो स्पर्श का मतलब छूना, अर्थात स्पर्श व्यंजन हमारे वे व्यंजन होते हैं जो मुंह के अंदर, जो हमारा ये मुंह है, इस मुंह के अंदर या मुंह में क्या क्या चीजें होती हैं। हमारा ओठ होता है, जीभ होती है, तालु होता है, दंत मतलब दांत होता है, ओष्ठ मतलब ओष्ठ होता है, मूर्धा मतलब मूर्धा। मतलब इस मुंह के अंदर जो वर्गीकरण किया गया है नाम देके, कंठ, तालु, दंत, ओष्ठ और मूर्धा। तो स्पर्श व्यंजन जो हमारे वे व्यंजन होते हैं जो इन्हें का तात्पर्य यह होता है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये इनको स्पर्श करके ही उच्चारित किए जाते हैं। स्पर्श व्यंजन
वे व्यंजन होते हैं जो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से उच्चरित किए जाते हैं। उच्चरित से तात्पर्य यहां बोले जाते हैं। और स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या, मतलब स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या हमारी होती है 25, जो कि ये 25 हमारे जो कि होते हैं, जो कि 5 वर्गों में विभक्त होते हैं। 5 वर्गों में विभक्त होते हैं। चूंकि स्पर्श व्यंजन हमारे 5 वर्गों में विभक्त होते हैं, इसलिए वर्गों में विभक्त होने के कारण इन्हें वर्गीय व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। देखिए, हमारा पेपर में प्रश्न कहां से कब कैसे पूछ दिया जाएगा, इस बात की कोई निश्चितता नहीं होती है। आप संधि पढ़ेंगे, वहां पे बार बार वर्ग का प्रयोग होता है, बहुत जगह इसका प्रयोग होता है, इसलिए ध्यान रखिए। इसी में हमारा 2 प्रश्न बन जाता है। पहली बात कि व्यंजन वर्ग कितने वर्ग में विभाजित होता है, तो इसका उत्तर होता है 5। नंबर 2 प्रश्न हमारा बनता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो इसका उत्तर होता है 25। हम स्पर्श व्यंजन को किस और नाम से जानते हैं, तो इसका उत्तर होता है हमारा वर्गीय व्यंजन। देखिए, जितनी बड़ी परीक्षा आप देंगे, उतने ही आसान प्रश्नों को कठिन बना के पूछा जाता है। जैसे आपसे कोई भी बहुत जल्दबाजी में अगर यह पूछ दे कि भाई ऐसे वे शब्द कौन से होते हैं जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो अगर आपके सामने विकल्प नहीं है, अब सोचिए कि ये कितना आसान प्रश्न है। लेकिन मैं आपको बताऊं, बिहार पीएससी में 8 बार पूछा जा चुका, एक बार नहीं। उसे हम अव्यय कहते हैं। तो इसलिए आपको एक एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि किसे कब कहां क्या कहते हैं। ये 25 व्यंजन होते कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिए। पहला हमारा होता है क वर्ग। देखिए, ये जो ही वर्ग शब्द का प्रयोग हो, आप समझिएगा क वर्ग लिख दिया गया, इसका मतलब होगा क, ख, ग, घ और ये अन्न। ठीक है भाई। इसी तरह से ये च वर्ग लिख दिया जाएगा, तो इसका मतलब होगा च, छ, ज, झ और इय। इसी तरह से ट वर्ग हो जाएगा आपका, ट से लेकर कहां तक भाई, अण तक। त वर्ग हो जाएगा कहां से, त से लेकर त, थ, द, ध, न तक। प वर्ग हो जाएगा, प वर्ग प से लेके म तक। ठीक है भाई। इसी आधार पे हम इनको जानते हैं 5 वर्ग कहते हैं, और इन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं भाई, वर्गीय। देखिए, एक ही बात को कई बार रिपीट करने से भी हमारा लाभ होता है, हमारा से अभिप्राय सबका। ठीक है भाई। अब इन्हीं को देखिए, इसको हम लोग, हालांकि हम आपको यहां केवल व्यंजन का परिचय बता रहे हैं, हम आपको व्यंजन का स्पेशल वर्गीकरण, मतलब स्पेशल क्लास लेकर आएंगे स्वर और व्यंजन के लिए। यहां केवल हमें वर्ण के 2 भेद स्वर और व्यंजन के बारे में बताना है। अब देखिए, इसका उच्चारण स्थान हमारा होता है कंठ से, इसका उच्चारण स्थान होता है तालु से, इसका उच्चारण स्थान होता है दंत से, कंठ, तालु, और ये हमारा है मूर्धा, ये मूर्धा से होता है, और ये हमारा होता है दंत से, और प वर्ग हमारा होता है ओष्ठ से। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलते हैं नेक्स्ट, व्यंजन के दूसरे प्रकार अंतस्थ में। ठीक है, दूसरा प्रकार होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, देखिए, अगर हम इसको तोड़ दें थोड़ा सा अंतस्थ को, तो अंतस्थ टूटता है, देखिए, एक अंत और दूसरा टूटता है स्थ, अंतस्थ, ऐसे अंतः धन अस्थ। ठीक है भाई। अंतः मतलब, ध्यान दीजिए, अंतः मतलब होता है बीच में। अंतः मतलब क्या होता है, बीच में। अस्थ मतलब होता है स्थित, स्थित। अंतः मतलब बीच में, अस्थ मतलब स्थित। देखिए, अब आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि अंतस्थ में डायरेक्ट पढ़ लिए होते कि यर लव, लेकिन ऐसा नहीं होता है।
आप एक एक चीज को समझिए, प्रश्न कहां से आ जाएगा कोई निश्चित नहीं होता। एक बार जानते हैं, समास शब्द दे के पूछा था कि समास में कौन सा उपसर्ग और कौन सा धातु है। आप अगर नहीं जानते होंगे तो तोड़ देंगे से सम धन आस, जबकि ये होता है आपका सम धन अस, दोनों पे हमारा हलंत लग जाता है। इसलिए आप अंतस्थ में यरल नहीं, अंतस्थ का अर्थ क्या होता है ये भी आपके लिए जानना जरूरी होता है। देखिए यहां लिखा है बीच में, और अस्थ मतलब स्थित, अर्थात हमारे वे व्यंजन जो बीच में स्थित। यहां बीच में स्थित का मतलब क्या हुआ? बीच में स्थित का मतलब यह हुआ कि जो हमारे पास य, र, ल और व, ये जो हमारे अंतस्थ व्यंजनों की संख्या हमारी होती है जो 4, इन्हीं को कह रहे हैं कि बीच में स्थित। बीच में स्थित का तात्पर्य यह हुआ कि हमारे अंदर जो मुख के अंदर से जो उच्चारण स्थान होता है, उच्चारण स्थान से अभिप्राय यह हुआ कि जैसे कंठ, तो यरलव में आपका कंठ नहीं आता है, जैसे होता है तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। आपको यह जानना बहुत आवश्यक है कि आखिर बीच में स्थित इसको क्यों कहा जाता है। बीच में स्थित यरलव को इसलिए कहा जाता है कि इस यरलव का उच्चारण तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ की सहायता से तो किया जाता है। देखिए यहां तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ से अभिप्राय यह नहीं हुआ कि इन चारों का उच्चारण इन चारों से होता है। मतलब इन चारों का मतलब यह हुआ कि जैसे वह है, जैसे आपका क्या है भाई, मान लीजिए वह है, ये वह है तो ओष्ठ आ गया, र है तो मूर्धा आ गया, ठीक है ना। अब ये य है तो तालु आ गया, और ल है तो ये आपका कहां आ गया, दंत के पास, ठीक है भाई ना। मतलब कहने का यह अभिप्राय है कि य का उच्चारण स्थान तालु से, र का उच्चारण स्थान मूर्धा से, और ल का उच्चारण स्थान आपका दंत से, और व का उच्चारण स्थान ओठ से। सबका उच्चारण स्थान अलग अलग है। तो यहां देखिए बीच में स्थित से तात्पर्य यह होता है कि इनका उच्चारण स्थान तालु, मूर्धा, दंत से, ओष्ठ से होता है, परंतु ये इनमें से किसी को भी पूर्ण स्पर्श नहीं करते हैं। पूर्ण स्पर्श नहीं करते हैं, अर्थात बीच से ही इनका उच्चारण हो जाता है। इसीलिए इनको हम कहते हैं बीच में स्थित हैं। जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये बीच में स्थित होते हैं, मतलब इनका पूर्ण स्पर्श न होने के कारण तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, बीच में स्थित व्यंजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं व्यंजन के तीसरे प्रकार के पास। तीसरा प्रकार होता है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ध्यान दीजिए यहां पर ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। देखिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा इस बात का कि जो शब्द मूल शब्द होता है हम उसी से अर्थ निकालें। अगर आप ये याद करेंगे कि ऊष्म व्यंजन हमारे वे व्यंजन होते हैं जिसमें गर्म हवा बाहर निकलती है या घर्षण के साथ ये वर्ण बोले जाते हैं, तो देखिए ये याद आज किए, हो सकता है कल भूल जाएं। लेकिन अगर आप शब्द को चिनिया बादाम की तरह तोड़ तोड़ के, जैसे ये शब्द है, आप जैसे बादाम खाते हैं, मूंगफली बादाम, ठीक है, उससे जैसे तोड़ तोड़ के खाते हैं तो कितना आनंद मिलता है, वैसे ही जानते हैं अगर आप अपने जीवन में एक प्रयास ये करें, जो शब्द आप देखिए, जो शब्द आपको मिले, मैं इस बात को आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जितने शब्द होते हैं उसमें से कम 60% प्लस शब्दों का अर्थ आप जानते हैं, लेकिन फिर भी आप जानते हैं परीक्षा में नहीं कर पाते। उसका कारण क्या है? हम रटने पर बल दे देते हैं, समझने पर नहीं। इसलिए इस शब्द को मूंगफली जैसे आप तोड़ तोड़ के खाते हैं, वैसे इस शब्द को भी जानते हैं, तोड़ तोड़ के जानते हैं। पढ़िए, आपका आधा काम तो परीक्षा के लिए क्लास में पढ़ते समय ही तैयार हो जाएगा, बाकी जो बचता है आप घर पे तैयार कर लीजिए। ठीक है भाई। अब देखिए ऊष्म व्यंजन जो हमारा होता है ये घर्षण के साथ उच्चारित होता है। जैसे आप सोचिए कि ऊष्म व्यंजन हमारा होता कौन है? जैसे ये हमारा देखिए स
और ह, ये 4 हमारे होते हैं। ठीक है, तो अगर हम मुंह से भी बोलते हैं स ह, तो आप देखिए कि घर्षण जैसा महसूस होता है कि नहीं। क ख ग घ की तुलना में, य र ल व की तुलना में आपको घर्षण जैसा महसूस होगा। इसीलिए इसको जानते हैं ऊष्म व्यंजन करते हैं, क्योंकि ये ध्वनि जो हमारी होती है घर्षण के साथ उच्चरित होती है, इसलिए इन्हें हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म व्यंजनों की संख्या हमारी होती है 4। ऊष्म व्यंजन जो होते हैं स, जैसे ये है हमारा स, ये तालु से बोला जाता है, ये जो है हमारा मूर्धा से, ये जो है दंत से, और ये होता है जो हमारा वो होता है कंठ से। तो ऊष्म व्यंजन की अगर 2 परिभाषा हमारी यहां से निकल के आती है। पहली परिभाषा हमारी ये निकल के आती है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख से गर्म हवा बाहर निकलती है, उसे हम लोग कहते हैं ऊष्म व्यंजन। दूसरी परिभाषा हमारी ये निकल कर आती है कि वे वर्ण, देखिए आप यहां ये मत सोचिएगा कि तालु से स बोला जाता है, भाई तालु से तो च वर्ग भी बोला जाता है, ठीक है, लेकिन जब आपको निश्चित करना होगा उस दशा में जैसा विकल्प होगा वैसा आप कार्य करेंगे। तो इसकी दूसरी परिभाषा यह भी होती है कि ऊष्म व्यंजन हमारे वे व्यंजन होते हैं जो तालु, मूर्धा, दंत और कंठ की सहायता से उच्चरित होते हैं। ऐसे व्यंजनों को हम लोग क्या कहते हैं भाई, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, यहां तक आपको वर्ण, वर्ण के भेद और भेद के बारे में आपको जानकारी दी गई। ठीक है, अगली क्लास जो है हम आपको जो लेकर आएंगे उसमें स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, वर्गीकरण से अभिप्राय स्वरों का उच्चारण स्थान, मतलब किन स्वरों को हम कैसे कैसे बोलते हैं, किसका उच्चारण कैसे होता है कैसे नहीं होता है, ये हम आपको नेक्स्ट अगली क्लास में लेकर आएंगे। आज के लिए धन्यवाद।